नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लगे दो बड़े झटके की। एक तरफ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य को सुरक्षा देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने अदालत से वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज हुआ। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चारों तरफ से फंस गए स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक हथियार हैं अखिलेश यादव के लिए। अभी काम कर रहे हैं, पहले बसपा के लिए काम किए, कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन बसपा से जाने के बाद जब उन्होंने हवा का रुख देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, उसके बाद से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने बहुत हाथ पैर मारा। उनको लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उन्हें ऐसा स्वागत मिलेगा कि सीधे वो डिप्टी सीएम बना दिए जाएंगे। हालांकि मंत्री बनाए गए, लेकिन उनको तो डिप्टी सीएम जैसा पोस्ट चाहिए था। और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को इस इलेक्शन में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस समय लगा कि अभी हवा का रुख बदल रहा है और इन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया। बड़ी बड़ी बातें बोली। उस समय तो हर मंच पर ये कहा करते थे कि हम जिस पार्टी में जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, उसकी जीत हो जाती है। और स्थिति ये हुई कि वो खुद अपनी सीट तक न बचा पाए। और समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे कि अगली बार लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में हमारी जीत पक्की हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार मायावती के साथ गठबंधन करने के बावजूद जब उनको केवल 5 लोकसभा के सीटों पर जीत हुई, और उसके बाद भी वो धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि 2 लोकसभा सीटों पर जो इन लोगों ने रिजाइन दिया, उसमें से 2 लोकसभा सीटों पर इनकी हार ही हो गई। अब 3 लोकसभा सीटें इनके पास है, लेकिन इनको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब खेवनहार हो गए हैं। लेकिन ये स्वामी प्रसाद जहां भी रहते हैं वो इनकी स्थिति ऐसी ही रही है, ढुलमुल रवैया रहा है। और अभी जो हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की थी कि हमारे जान को इतना बड़ा खतरा है कि हमें वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताएंगे कि उनको जान के खतरा किससे है। क्योंकि अभी जिस गैंग में वो शामिल हैं उस गैंग के लोगों को खतरा तो हो ही नहीं सकता। ये तो माफियाओं को पालने वाली पार्टी रही है, ये तो गैंगस्टर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके नेताओं को अगर किसी से खतरा होता है तो इनकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाना चाहिए। ये अब खतरे की बात किससे कर रहे हैं? ये खतरे की बात हिंदू राइट विंग से करेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए और इसलिए अब इनको लगने लगा कि इनको जान का खतरा है। तो ऐसे बयान ही क्यों देते हैं जिसकी वजह से सुरक्षा मांगनी पड़े? देखिए, बयान तो राजनीतिक कारणों से देते हैं, लेकिन सुरक्षा मांगना एक स्वांग है, ढोंग है। ये सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनको जान का खतरा कभी अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि हिंदुत्व को लेकर जितने भी विवादित बयान दिए जा रहे हैं उसका बहिष्कार किया जा सकता है, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है और अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर वो कट्टरता नहीं है कि इन लोगों को सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाए। अगर यही स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों के खिलाफ बोले होते तो इनको ये मान लिया जाता कि आपके ऊपर खतरा है, जान का खतरा है। क्योंकि जैसे नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की और उसके बाद चारों तरफ से ऐसी भयानक भयानक धमकियां आने लगी कि लगने लगा कि कभी भी यहां पर भी
ये आतंकी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। यहां तक कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ। कन्हैया कुमार को सरेआम मार दिया गया, सरतन से जुदा करने वाला यही गैंग उसमें हावी था। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में भी प्रवीण को और कर्नाटक में मारा गया। इन लोगों को पीटा गया, मारा गया, थूका गया इनके ऊपर, और इनके खिलाफ एक नफरत भरी निगाह से जिस तरीके की एक्टिविटी की गई वो शर्मसार करने वाली है। लेकिन अभी तक जितने भी लोग हैं, चाहे ओवैसी का पूरा गैंग ही क्यों ना हो, अकबरुद्दीन ओवैसी जो बार बार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहता है, आज तक किसी ने धमकी नहीं दी। हाँ, यह है कि उन्हें कोर्ट में घसीट कर लाया जाएगा, उन्हें थाने में एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी हुआ। लेकिन ये जो ढोंग रच रहे हैं कि इनके जान को खतरा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विवादित बयान देकर, एक बात करके, एक मामला उठाकर अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीवित रखने की कोशिश है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो हालात हुए चुनाव के समय और चुनाव के बाद, जो उनकी औकात नीचे गिर गई, इतनी गिर गई कि उनकी बेटी ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। जो पहले चुनाव के पहले की बात है, वो बार बार कह रही थी पार्टी अपनी जगह, पिता अपनी जगह। इसलिए अगर चुनाव के समय सहयोग की बात आएगी तो हम सपा के उम्मीदवार होने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य यानी अपने पिता की ही सहायता करेंगे, उनके लिए कैंपेन भी करेंगे, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी से सांसद क्यों ना हो। लेकिन चुनाव के बाद उनको भी लगने लगा कि हमारे पिता अब खोखले हो चुके हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, जनाधार खत्म हो चुका है। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी की शरण में हैं तब तक सांसदी है। अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए तो उसके बाद हमारे पास विधानसभा जीतने के लायक बहुमत नहीं होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति यही हो गई है। और अब वो हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनको जान का इतना बड़ा खतरा नहीं है कि इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा देने की कोशिश सरकार करेगी। और यही आधार है जिसके कारण सरकार ने उनके सुरक्षा पर पुनर्विचार किया, पुलिस ने भी पुनर्विचार किया और उसके बाद उनकी सुरक्षा को कम कर दी गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिए। इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अखिलेश यादव पीछे से इनको बैकअप दे रहे थे। यह बैकअप इसलिए था क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते ही कहीं न कहीं दलितों के अंदर हमारे प्रति सहानुभूति बढ़े और समाजवादी पार्टी का जुड़ाव दलितों से हो सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित जो कि या तो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ हमारे साथ भी जुड़ जाए। और यही आधार था कि वो पार्टी के अंदर विद्रोह के बावजूद, जबकि उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को बोलने से रोका जाए, ऐसी टिप्पणियां करने से रोका जाए। यहां तक कि उनके चचा शिवपाल यादव भी बोल चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे और ये आगे दिखाई पड़ा जब स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में अखिलेश यादव काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। और काशीराम की मूर्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में ये होना ही क्यों चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, अभी वो बसपा में नहीं है। और काशीराम बसपा के फाउंडर रहे हैं। वो दलित आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में चला और राजनीतिक तरीके से जो दलितों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, वो काशीराम ने अपनी पार्टी के स्तर पर शुरुआत की थी और वो पार्टी अभी भी मायावती उसका नेतृत्व कर रही है। उसके बावजूद जब आपने पार्टी छोड़ दी, उनकी आइडियोलॉजी छोड़ दी, तो फिर उनकी मूर्ति का अनावरण अपने कॉलेज में क्यों कर रहे हो? इसका कारण यही था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते अभी भी अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई जाए। लेकिन इनका पूरा का पूरा एजेंडा एक तरफ मायावती फेल करती जा रही हैं, जो बार बार कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के उत्पीड़न करने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी अगर कोई है
तो वो है समाजवादी पार्टी, जिसने हमेशा से दलितों के खिलाफ काम किया है। और इसलिए आज मायावती से भी ये चिढ़े हुए हैं। ये बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मायावती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं तो उत्तर प्रदेश के दलितों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किसको होगी? वो मुस्लिमों को होगी। यानी कि दो फ्रंट पर अखिलेश यादव एक साथ खेलना चाहते हैं। एक तो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश, मायावती को ये बार बार कह के कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये कोशिश कि दलितों को अपने साथ रखने के लिए काशीराम जैसे नेताओं को समाजवादी बनाएं, उनको और मुलायम सिंह यादव को सबको एक साथ ला के ये बताएं कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए काम करती है, जबकि ये केवल और केवल पारिवारिक न्याय के लिए काम करती है, गैंगस्टरों के लिए काम करती है और वही माफियाओं के साथ खड़ी रहती है। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं, अब तो उनके ऊपर आफत आनी ही थी। और अभी हाई कोर्ट से उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, उस मामले में भी अब इनको जेल भेजने का रास्ता तैयार हो रहा है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जो अखिलेश यादव के हाथों में इतने दिन से खेल रहे थे, अब अखिलेश यादव उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक साथ कई दुश्मन तैयार कर लिए हैं। एक तो जो राजनीति वो कर रहे थे उसमें अब उनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है। अब लोगों को पता चल गया, उनके समुदाय के लोग, जिस मौर्य समुदाय की बात कर रहे हैं, उनके समुदाय के लोग भी उनके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, अनिल मौर्य जैसे लोग हैं। तो इन लोगों ने इस पूरे कम्युनिटी को अपने साथ कर लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीतिक आधार खो चुके, अब विश्वसनीयता खो चुके कि ये किसी भी पार्टी के साथ टिक के नहीं रह सकते, ये सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट लीडर हैं। और अब अखिलेश यादव को भी धीरे धीरे समझ में आएगा, चाहे जो भी हो, अब अखिलेश यादव उन्हें बचा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर तरफ से फंसते जा रहे हैं, या यूं कहें कि अपने किए की सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। जहां एक तरफ तो सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश की जनसभा में मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया और रायबरेली में इनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का केस दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ इनकार किया है कि मौर्य को कोई भी सिक्योरिटी देने से मना कर दिया गया। यानी कि हर तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।